डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पंजाब के रोपड़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से दंगल आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, तीसरे चरण के मतदान के लिए पार्टियों ने कमर कस दिया है। कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तीसरे चरण के लिए दांव जिस तरह का चला जा रहा है पार्टियों की ओर से, उसने बहुत सारे सवालों को इस देश के भीतर जन्म दे दिया है। इसी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से पुंछ में हुए हमले को लेकर बयान दिया गया है कि दरअसल वो स्टंट था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उनके ऊपर हमलावर है कि आखिर स्टंट, इस तरह के आतंकवादी हमले को कोई भी मुख्यमंत्री जो एक वक्त पर पंजाब जैसे राज्य की कमान संभालता हो, उसने कैसे दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, पाकिस्तानी परस्त एक बयान निकलकर सामने आया है फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का। उनकी ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था कि पीओके के लोग एक दिन खुद ही तय करेंगे कि उनको भारत के साथ जाना है, ये कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब की ओर से ये कह दिया गया है कि दरअसल पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनकर रखी हुई हैं, उसके पास एटम बम है और एटम बम हम पर ही गिरेगा। यानी कि इस तरह का बयान देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और नेता, उनका बयान सामने आया है। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि कसाब की गोलियों से वो नहीं मरा था, बल्कि इसके पीछे दूसरे तरह के तर्क और तथ्य देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान मुसलमान पर ये तीसरे चरण का जो मतदान है वो आकर सिमट गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एक दूसरे का विरोध करते करते पाकिस्तान परस्त जुबान बोलने की आखिर क्या जरूरत है। ये भी सवाल है कि 370 के खात्मे के बाद क्या फारूक अब्दुल्ला परिवार इस तरह के बयान देकर वहां के लोगों के बीच संदेश देना चाहता है और इससे वोट हासिल करना चाहता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे गर्म रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सवालों की फहरिस्त तैयार की है। अलग अलग बयानों को लेकर वो लगातार इन पार्टियों पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन अब इसका जवाब कैसे देगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत का तीसरा चरण, भारत में चुनाव, पाकिस्तान पर तनाव। एक दिन बाद तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले भारत में पाकिस्तान के नाम पर सियासत का सीरियल अटैक शुरू हो चुका है। बीजेपी गिना रही है कि तीसरे चरण के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन के दल पाकिस्तान की बोली बोलने लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है, पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मोदी सरकार को बदलने की ख्वाहिश जाहिर की, फिर राहुल गांधी को फवाद ने साहब कहा, फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वट्टीवार ने मुंबई हमले पर पाकिस्तान पर बयान दिया, पूर्व सीएम चन्नी ने पुंछ में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान का बचाव किया, फिर शशि थरूर ने कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखा और अब फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी एटम बम की धमकी दी है। पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोले। दरअसल चुनाव में पाकिस्तान के नाम को लेकर ताजा चुनावी बयान युद्ध तब शुरू हुआ जब राजनाथ सिंह ने पीओके के भारत में खुद शामिल होने की बात कही। कश्मीर में 370 की वापसी का ख्वाब पाले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता भड़क गए। पाकिस्तान के एटम बम का डर भारत को दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी हैं, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। ये सोच आपकी विदेशी सोच है। ये वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं, भारत की नारी शक्ति में वो क्षमता रही है कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी अबक्का से लेकर, जिसने समय पड़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। तो आपको नहीं समझ में आता होगा
ये राहुल गांधी के विदेशी सलाहकारों के विदेशी मानसिकता वाले सलाहकारों को ये नहीं समझ में आता होगा, तो ये प्रकार से भारत की महिला शक्ति और स्त्री शक्ति का भी अपमान है। फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का युद्ध भुला गए, करगिल युद्ध भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। पाकिस्तान और आतंकवाद के नाम पर एक और चुनावी घमासान कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के बयान पर मचा, जिसमें चन्नी ने पिछले दिनों पुंछ में हुए आतंकवादी हमले को पॉलिटिकल स्टंट कह दिया था कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे। कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे? कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है? मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? दरअसल सियासत ये है कि चुनाव के 2 चरणों में 191 सीटें यानी 1/3 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। लेकिन इन 3 चरणों में चुनावी सियासत कैसे बदली है उस पर नजर डालें तो पहले चरण के चुनाव में विकास, भ्रष्टाचार, परिवार जैसे सियासी मुद्दे थे जो दूसरे चरण में आते आते मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र तक पहुंचे और तीसरे चरण में अब चुनावी सियासत मुसलमान और पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्षों की ओर से चुनावी बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है और इसमें अब देश के साथ देश के खिलाफ वाली सियासत की होड़ मची है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश के नेताओं की ओर से पाकिस्तान परस्त बयान आखिर क्यों दिए जाते हैं? क्या इससे चुनावी लाभ लिए जाने की कोशिश की जाएगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम सवालों के रूप में खड़ा करेंगे। अपने जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता की ओर से जो बयान हेमंत करकरे के संदर्भ में दिया गया है, शशि थरूर अब उसके समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तिरुअनंतपुरम से उम्मीदवार और 3 बार के वहां के सांसद शशि थरूर समर्थन में आ गए हैं। दरअसल शहीद करकरे के मामले पर शशि थरूर का बयान सामने आया है। विजय वड्डेट्टीवार के बयान के समर्थन में वो आए हैं और उन्होंने कहा है इन आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पूर्व आईजी की किताब में गंभीर आरोप लगे हैं। हम नहीं कहते हैं आरोप सही है, लेकिन जांच हो। दरअसल विजय वड्डेट्टीवार की ओर से आरोप लगाए गए थे कि हेमंत करकरे की शहादत कसाब की गोली से नहीं हुई है। अब उसका समर्थन कर रहे हैं शशि थरूर। क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनिए। The matter is extremely serious, and our concern is that when the LOP points to something which is an allegation that has been in the public domain for some time and which featured in a book by the respected former IG of police, Mr. Mushrif, who said that the bullets found in Hemant Karkare's body could not have been fired by the Kalashnikov of Ajmal Kasab and that they could have been fired by a police revolver. It seems to me that this allegation should have been seriously investigated, and it is not too late, because on such an important matter, the nation has every right to know what really happened. जरा सोचिए कि राजनीति का चरित्र कैसा होता है। शशि थरूर की ही सरकार थी जिस समय मुंबई में आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को हमला किया था और अब इतने सालों के बाद एक किताब का हवाला देकर शशि थरूर की ओर से कहा जा रहा है कि विजय वड्डेट्टीवार ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जबकि 2008 से लेकर 2014 तक यूपीए की कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। आखिर चुनाव के वक्त ही इस तरह के मुद्दों की दस्तक क्यों दी जाती है? खास मेहमानों
मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। नासिर लोन साहब स्पोक्स पर्सन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन सोज जी, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अयाज जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी जी, आप चीफ स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर संगीत रागी भी दिखाई देंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम त्यागी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये शशि थरूर का जो बयान सामने आया है, किस रूप में इसको देख रहे हैं? उन्होंने कहा है मामले की जांच तो हो जाए ताकि जो भी सच है वो देश के सामने आ जाए हेमंत करकरे की शहादत के मामले में। चित्रा जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का और इस देश के लिए सीमा पर जान देने वाले शहीदों का। इस देश में गरीब परिवार जो है, हम किसान परिवार जो है, अपने बच्चे को जो है फौज में भेजते हैं ताकि वो देश की सेवा कर सके, देश के लिए काम कर सके। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सीमाओं को इंटैक्ट करने के लिए हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे युवा जो है शहीद होते हैं। लेकिन उस शहीदी के बाद भी इस देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों को चैन नहीं पड़ती। वो एक बार शहीद नहीं होते, उनको अपमानित किया जाता है शहीद होने के बाद, जैसे आज शशि थरूर जी कर रहे हैं। उनके बारे में बातें बनाई जाती हैं, उनके बारे में झूठे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। शहीद होने के बाद भी उनको कितनी बार मारा जाता है और कितनी बार उन पर अपने बाण, ये शब्द बाण चलाए जाते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा गिरी हुई और निचले स्तर की राजनीति हो नहीं सकती। चाहे वो आज शशि थरूर जी की बात हो, आज कोई किताब लिख रहा है तो कल उस बात पर जो है आप जांच करेंगे। मान लिया पाकिस्तानी प्रेम है आपका, मान लिया पाकिस्तान से आपको प्यार है, मान लिया पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मान लिया वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो शहीद हो गए उनके ऊपर तो इस तरह के बाण मत चलाओ। और चाहे कोई भी हो, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का भी विषय हो। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला के विषय में भी जो बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया, वो बयान किसी पाकिस्तान के नेता का हो सकता है, वहां के प्रधानमंत्री का हो सकता है, वहां की फौज का हो सकता है, किसी आतंकवादी का हो सकता है, लेकिन माफ कीजिए, हिंदुस्तान के किसी नेता का ऐसा बयान हो नहीं सकता। मैं पूछूंगी कि पाकिस्तान को लेकर इतना मोह क्यों है, लेकिन उसके पहले सैफुद्दीन सोज साहब आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी के आप बड़े लीडर हैं, आपकी पूरा सम्मान रखते हुए, शर्म नहीं आती है क्या ऐसे नेताओं को? हेमंत करकरे की शहादत कब हुई? 2008 में आपकी सरकार थी। 2009 में जांच करवा लेते, 10 में करवा लेते, 11 में करवा लेते, 12, 13, 14 तक तो आपकी सरकार थी। अब चुनाव नजदीक है तो आप हेमंत करकरे की शहादत को लेकर इस तरह के बयान देंगे जो पाकिस्तान को सूट करता हो। अब पाकिस्तान कहेगा कि देखिए भैया, हमारे कसाब ने तो जान नहीं ली थी हेमंत करकरे की, उन्हीं के वहां के लोग थे। क्या हमें शर्म नहीं आती है सर? हम अपने शहीदों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और इससे वोटों का फायदा हमको मिल जाएगा। सैफुद्दीन सोज जी और चरणजीत सिंह चन्नी, क्या उनको भी शर्म नहीं आती है? उनको पुंछ में हमने अपने जवान को खोया है और उनको उसमें स्टंट नजर आता है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, मुझे अच्छा पहले मैं बताऊं, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अपनी जात के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन अलग है, वो जिम्मेदारी से बोलेगा। मैं अपनी बात कहूंगा। आपको अगर सवाल है, अगर सवाल हिम्मत करकरे साहब की बात है तो वो तो मैं महाराष्ट्र के बारे में नहीं जानता। वो आप मुझे पूछिए ऐसी चीज जिसका मैं जवाब दे सकूं। आपके सवाल पर मुनहसर क्या कहना चाहते हैं? अभी जो बोल रहे थे बीजेपी के, वो तो एक्सट्रीम बात बोल रहे थे, फारूक अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला कभी कभी सफाई से बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान कोई गलत है। वो अमन की तलाश करते हैं, खून खराबे को नापसंद करते हैं। उस हद तक तो मैं उसके साथ हूं कि खून खराबे से नहीं, बातचीत से सारे मसले हल होते हैं। तो अगर कोई सवाल मेरे लिए हो तो बताइए आप। मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, अपनी जात से बोलूंगा। बोलिए, सवाल क्या है? हाँ, पाकिस्तान हमारे लोगों की जान लेता रहे, पाकिस्तान पुंछ में हमले करवाता रहे, लगातार वो इस बात के इंतजार में रहे कि कैसे हम दहशतगर्दी और खून खराबे को अंजाम दे सकें, और उसी पाकिस्तान को हम बताते हैं कि भैया उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है और वो हम ही पर गिरेगा। ये कोई बयान होता है? और आप कह रहे हैं सैफुद्दीन सोज साहब के हम समर्थन करते हैं।
पाकिस्तान के आप लोग नहीं, झंडा नहीं, बरदार यहाँ पर ये क्यों हो रहे हैं? गुफ्तगू आपने क्या ये पाकिस्तान परस्त बयान नहीं हुआ? नहीं, जो पाकिस्तान हमारे देश के शहीदों को, हमारी जवानों की शहादत कराता है, उनकी जान ले लेता है, हम कह रहे हैं कि उसने चूड़ियां पहनकर नहीं रखी हुई हैं। नहीं, सुनिए, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, आप मुल्क की बात कीजिए, मैं हिमायत करूंगा, अपने सरकार के फैसले हैं उन पर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त आप फारूक अब्दुल्ला पर नाराज हो रहे हैं, वो तो उन्हीं को बताइए, सवाल का जवाब दे देंगे। मुझे नहीं पता कि फारूक साहब ने क्या बयान दिया, कभी कभी वो दिल की बात कहते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको पूछिए, वो जवाब दे देंगे। मुझे मुल्क के बारे में पूछेंगे, मैं अपने मुल्क की बात करूंगा। मैं मुल्क की सालमियत चाहता हूँ, यूनिटी चाहता हूँ, हिंदू मुसलमानों का एक साथ रहना चाहता हूँ। आपके पास आते हुए, आप फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी से हैं। जी बिल्कुल, नासिर लोन जी आपके पास आते हुए, अब ये तो पूरा पाकिस्तान परस्त बयान हो गया ना, ऐसा लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनके पास मैं जाऊंगी। अहमद अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज जी आपके पास आते हुए, अब चुनाव में पाकिस्तान को खुश करने की क्या जरूरत है नेताओं को? उससे मिलेंगे क्या वोट? पाकिस्तान परस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? देश के शहीदों का अपमान नहीं होता है? बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक अपना परिवार सारा कुछ छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जब वो इस तरह का बयान सुनेंगे क्या बीतेगी उन पर? सोचते हैं हम लोग इस बारे में? एक चीज ये मानना पड़ेगा, आप किसने किस मकसद के साथ किस डायरेक्शन में कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बारे में कोई तजिया करना थोड़ा मुश्किल होगा। बात किसी भी टाइम सामने आते हैं करे कोई सामने नहीं आया, अब कोई बात नहीं आ रही है, तो उसको देखने की अगर जरूरत है तो उसके नहीं होना चाहिए कि एक सही जांच हो, एक सही कंक्लूजन हो, तो उसमें नहीं लगता है कि अगर कोई बात करे, चाहे वो हो या कोई और हो, अगर वो उस लिहाज से बात करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर उसमें कोई सियासत करने की बात है तो वो बिल्कुल गलत उसको कहा जा सकता है, लेकिन अगर हकीकत है सही तो सचमुच कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मैटर है तो सही फैसला लेने में, सही सोच बनाने में, सही इंक्वायरी को या सही इन्वेस्टिगेशन को ले सकता है, तो कोई बात सामने आ जाए उसको देखना, उसको कोई गलत बात नहीं है। अब इसकी सियासत ना हो, वो एक बड़ी बात हो, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, कोई उस तरीके की सियासत ना हो जिसमें मजहबी मामला सामने हो, किसी की शख्सियत मामले सामने हो, सिक्योरिटी फोर्सेस सामने हो, उनको सामने लाया जाए, मतलब वो चीज इसमें ना लाया जाए। अगर इलेक्शन करना हो तो वो डेवलपमेंट की बुनियाद पर करे, अपनी परफॉर्मेंस जो पीछे रही हो उसकी बुनियाद पर करे, आगे आपका क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या मैनिफेस्टो है, उसको उससे लोगों को समझाए, उन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, न कि किसी उसके लिए बताने को कुछ होना चाहिए ना। अब जब बताने को कुछ होगा नहीं तो फिर इसी तरह के बयान सामने आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन अपने आप में बेहद शर्मनाक इस तरह का बयान है। फिलहाल ऐसा लग रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आए हैं। अपने बयान पर उनकी ओर से सफाई दी गई है। उनका ये कहना है कि मैंने सैनिकों का अपमान नहीं किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मसलों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। पुंछ हमले को स्टंट बताने पर चन्नी की सफाई आई है। सैनिकों की शहादत को नमन है। वो कह रहे हैं मैंने अपने बयान में सरकार की आलोचना की थी, सरकार फायदा उठाने की कोशिश करती है। आतंकी घटना पर मुझे दुख है, सैनिकों पर गर्व है, ये कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने। संगीत रागी जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद सलमान निजामी जी आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, उन्होंने कहा है कि सरकार की आलोचना करना मेरा मकसद था, सैनिकों का अपमान करना नहीं। देखिए, सरकार की आलोचना तो हर विपक्ष का धर्म होता है, उन्हें करना ही चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक सैनिक का अपमान था। हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और शहीद किसके लिए हुए हैं? हमारी रक्षा के लिए हुए हैं, हमारी मातृभूमि के लिए रक्षा के लिए होते हैं। और उनका अपमान करना, ये तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इनको मरवाती है ताकि इलेक्शन में जीत सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि सैनिकों की मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होता है। इससे बाहियात बात और क्या हो सकती है? उन्हीं की गंदी सोच की उपज हो सकती है
कोई भी देशभक्त व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो तो निहायत ही बहुत घटिया है। देखिए, हमारा अपना व्यक्ति कितना भी कमजोर रहता है, हम उसकी वाहवाही करते हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं। मान लेते हैं कि हम यदि कमजोर भी होते, हालांकि हम कमजोर नहीं है, हम पाकिस्तान को घुटने टिकवा चुके हैं 1971 के बाद, कारगिल के बाद, और अभी भी बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, आप गिनवाते जाइए एक के बाद एक। हम हमेशा उनको पीटते रहे हैं और एटम बम की धमकी जो है वो बहुत काम नहीं आया। एटम बम की धमकी बालाकोट के समय भी आई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका, आने वाले दिनों में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यदि एक एटम बम का प्रयोग करता है तो भारत के पास न सिर्फ डेटरेंट कैपेसिटी है, बल्कि उसको पूरी तरीके से पूरी पाकिस्तान को खत्म कर देने की क्षमता है। मजेदार बात है कि ये पाकिस्तान परस्ती ही है, और मैं सच कहता हूं, इसका अध्ययन करके देखिएगा, ये पूरी तरीके से मैं सच्चाई के आधार पर कह रहा हूं कि ये जितने वैली की पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये सॉफ्ट टेररिज्म को भारत के अंदर बढ़ावा दिया है इन्होंने। इस्लामिक टेररिज्म जो 90s के अंदर रेडिकल काफी घनघोर हुआ था, उसमें फारूक अब्दुल्ला का कम योगदान नहीं था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का कम योगदान नहीं था। ये तो खुले मुफ्ती मोहम्मद सईद तो खुले हुर्रियत के साथ खड़े होते थे, और वो पाकिस्तान परस्त ही व्यक्ति था, चाहे वो अली गिलानी का फैक्शन हो, चाहे उमर मिरवाइज का फैक्शन हो, ये दोनों पाकिस्तान परस्त थे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत, बड़ी ताकत नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। बौने लोगों को, राहुल गांधी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या कोई ये इंडी गठबंधन जितना कमजोर होगा, दुनिया की जितनी विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे चाहेंगे कि एक कमजोर भारत बना रहे, लीडरशिप रहे, ताकि उसको हम दबा सकें, धमका सकें, जैसा मनमोहन सिंह के समय हुआ था। मनमोहन सिंह ने भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने को देखिए, क्या करते थे मनमोहन सिंह, क्या हम जाकर के पता करते हैं, हमारे पास तो ऐसी सूचना नहीं है। ठीक है, अभी मौजूदा बयानों पर टिप्पणी ले लेते हैं बाकी लोगों की, ठीक है, उसके बाद बाकी प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर आएंगे। नासिर लोन जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये चुनाव के दरमियान पाकिस्तान परस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है, एटम बम हम पर गिरेगा। सर, इस तरह का बयान सूट करता है क्या आप लोगों को? पाकिस्तान की परस्ती दिखाने की क्या जरूरत है? और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की शांति है, 370 हटने के बाद मैं 3 दिन पहले वहीं पर थी श्रीनगर में, रात के 11 बजे तक लोग लाल चौक पर आराम से घूम रहे हैं, वहां पर शॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं क्या? ये चीज तो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। ये पाकिस्तान परस्ती वाली बात कहने की क्या जरूरत है? नासिर लोन जी, देखिए, पहली बात तो ये कोई पाकिस्तान परस्ती वाली बात तो थी नहीं। जो आप फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात कही कि जब भी यहाँ जंग होती है, बम दिल्ली में नहीं गिरते, गोलियां दिल्ली में नहीं चलती, लोग दिल्ली में नहीं मरते। बम कश्मीर की सरहद पे, जम्मू की सरहद पे गिरते हैं, गोलियां जम्मू कश्मीर की सरहद पे चलती हैं, लोग जम्मू कश्मीर की सरहद पे मरते हैं। तो जो ये आप बार बार जंग की धमकी देते हैं और जंग करने की बात करते हैं, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि आप सब लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इसका कोई खामियाजा भुगतता है तो वो हम लोग हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब वही लीडर हैं जिन्होंने 90s के दशक में खुद अपने सामने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को मरते हुए देखा है। मैं एक फैमिली से आता हूं जिनके मेरे जो चाचा थे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, और एज अ सिटिंग मिनिस्टर उनका जो है असैसिनेशन किया गया था। तो जब भी आप जंग की बात करते हैं, आपके लिए बहुत है और आसान है, लेकिन उसका जो खामियाजा है, द ब्रंट वी बेयर, हम लोग जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन लोगों के सामने ये सब होता है, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आप सबके लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन हमारे लिए जो है, अरे तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि एटम बम है पाकिस्तान के पास? हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है ये कहना, क्योंकि हमारे ही देश के जो सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर जाकर वहां पर हिफाजत करते हैं। इसी देश के वो लोग हैं जो अपने परिवार को दूर रख के वहां पर जाकर दिन रात एक किए होते हैं। पुंछ में जिस जवान की शहादत हुई है वो हमारे ही हैं, और उनके परिवार के दर्द को समझना होगा। जब हम बोलेंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जरा सोचिए हमारे शहीदों के परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी है। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्ती बयान नहीं है,
और आपका ये भी कहना है कि हमारे भी लोगों ने जान गंवाई। अरे फारूक अब्दुल्ला साहब के समय पे ही कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कत्लेआम हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है। मौजूदा स्थिति, मौजूदा कश्मीर उससे आगे बढ़ रहा है। नासिर लोन जी, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग इसको, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग इसको? जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उस टाइम पे गवर्नर्स रूल था और डायरेक्टली जो है दिल्ली से हुकूमत चल रही थी, तो आप उसका ब्लेम फारूक अब्दुल्ला साहब पे नहीं डाल सकते। दूसरी बात, ये जो बार बार बीजेपी वाले धमकी देते रहते हैं, प्रवोक करते रहते हैं, इनके लिए बहुत आसान है। इस्तीफा क्यों दिए थे फारूक अब्दुल्ला? नहीं लड़ते क्या? इस्तीफा क्यों दिए थे फारूक अब्दुल्ला, जिसके बाद गवर्नर रूल लगा था? आप बताइए ना, इस्तीफा क्यों दिए थे जिसके बाद राज्यपाल शासन लगा था? क्योंकि आप लोगों ने जगमोहन को भेजा यहाँ, जो जगमोहन यहाँ पे तबाही करके गया था 83 में। फारूक साहब की जो चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा के, यही तो बात है ना, जो बातें सूट करती हैं फिर आप वही बोलोगे जो बातें सूट नहीं करती हैं। ऐसी सरकार को प्लेस कर दिया जिनके पास मेजोरिटी भी नहीं थी। उसी के प्रोटेस्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पता था, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पता था कि जगमोहन साहब गवर्नर रूल था, इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई थी। उन्हें पता था कि वो जब यहाँ पे आएंगे और एज ए गवर्नर वो यहाँ क्या तबाही मचा के जाएंगे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने तो घर से उठा के अपने। ठीक है शिवम, आप बोल लीजिए फिर बाकी लोगों के पास आते हुए। ठीक है, हमारे साथ बहुत देर से सलमान निजामी भी जुड़े हुए हैं। एक सलमान निजामी से जल्दी से प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। सलमान निजामी, मैं आ रही हूँ आपके पास, त्यागी जी मैं आ रही हूँ। सलमान निजामी जी आपके पास आते हुए, ये जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम दिखाई देता है? सलमान निजामी जी वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही पीड़ित रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, जब इलेक्शन नजदीक आता है और कश्मीरियों के वोट लेने होते हैं, उस वक्त उनको पाकिस्तान याद आता है। जब दिल्ली में बीजेपी का सपोर्ट लेना होता है, उनको वहां जय श्री राम के नारे लगाने पड़ते हैं। तो एक बात यहाँ कश्मीर में और दूसरी बात दिल्ली में, ये सही नहीं है। आज कश्मीर के लोग जो हैं जाग चुके हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है कश्मीरी लोगों को बेवकूफ बनाने की, उनको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर के लोगों के सीनों पे खंजर इतने सालों पे जो ठोपा है, किस तरीके से यहाँ कत्ल-गारत हुई, कितनी किलिंग्स हुई। एक साल में जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, 128 नौजवानों का कत्ल किया, और PSA लाया, कोटा लाया, और STF लाया, टास्क फोर्स लाया। कश्मीरी लोगों को जो है सप्रेस करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आज भी आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को तो सीन ही में नहीं। हम कहाँ, हम आज देश में रह रहे हैं। चुनाव के मुद्दे सामने लाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की बेहतरी के लिए क्या करना है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुकाबला कर रही है बीजेपी का, हम भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन 370 पे आज 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड। आपका क्या स्टैंड है? आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो खुद कह दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, NDA के लिए खुले हैं। तो कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीर में बैठ के, और दिल्ली में जब जाते हैं वहां जो है जय श्री राम के नारे देते हैं, कभी राम राम करते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग आप समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 से जो रिगिंग हुई थी, उस वक्त अगर यासीन मलिक ने बंदूक उठाई, वो फारूक अब्दुल्ला ने रिगिंग की, और इलेक्शन में जो रिगिंग हुई उसी की वजह से बंदूक उठी। और आज अगर बंदूक कम हुई है, इसलिए काम हुई है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में होती तो कश्मीर में आज खून की नदियां बह रही होती। अगर PDP सत्ता में होती तो कश्मीर में आज खून की नदियां बह। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना इनका, इन्होंने 70 साल यहाँ रूल किया। आप मुझे बताइए, फारूक साहब के जब ये डिबेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट है। कश्मीरी नौजवानों का कत्ल इन्होंने किया, कितने हमारे कश्मीर के युवा जो है और उन्हें पत्थर उठाना शुरू किया। ये डिबेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में नहीं है, ये डिबेट पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले नेताओं के खिलाफ है, और इस बात को आपको भी समझना होगा नासिर लोन जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई किसी का कोई झगड़ा नहीं है। लोकतंत्र में वो चुनावी मैदान में है, अलग अलग जगहों से वो लड़े और जीते, या फिर जो भी स्थिति उनकी जनता बनाए। लेकिन पाकिस्तान की जुबान अगर कोई बोलेगा तो पलट कर ये देश उनसे सवाल पूछेगा। जिसकी वजह से पुलवामा हुआ, जिसकी वजह से पुलिस पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मुंबई में अटैक हुआ, आज बैठकर उसके हिमायती बन रहे हैं सब लोग। आपकी दिल्ली में कहते हैं आपकी गवर्नमेंट, आपका गवर्नर यहाँ पे शासन चला रहा था, और वही गवर्नर आज सवाल उठा रहे हैं उस पुलवामा अटैक पे। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सत्यपाल मलिक जी आपके गवर्नर थे, वो वही आज सवाल उठा रहे हैं उस पुलवामा अटैक पे। हम तो नहीं उठा रहे।
हमारी तो गवर्नमेंट नहीं थी। ये जो आदत बन गई है ना बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्लेम करने की, चलने वाला नहीं है। हमारा और सलमान निजामी साहब को भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों की आवाज है और लोगों की बात करती है। और इसीलिए आजाद साहब जो है वो फॉर्म भी नहीं भरे, सिर्फ डिक्लेयर किया कि वो से लड़ेंगे। उसके बाद उनकी हवा ऐसी निकली कि उन्होंने मैदान छोड़ के भागे। क्यों मैदान छोड़ के भागे? लड़ते वो साउथ से, हम भी देखते हैं लोग किसके साथ हैं, उनके साथ है या हमारे साथ है, टास्क फोर्स हम भी देखते हैं। फारूक साहब ने यहाँ के नौजवानों को एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है श्रवण त्यागी जी पहले आप बोलिए, उसके बाद में आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। ठीक है सर, तू मैं नहीं करेंगे, तू मैं नहीं, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर जुबान को इस्तेमाल करेगा तो उसकी मुखालफत ये देश करेगा। और ये पूछते हुए कि खाते अगर देश का है तो गाते पाकिस्तान का क्यों है? पहले आप अपनी बात कह लीजिए। हाँ, मैं लौट रही हूँ शिवम त्यागी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो मैं एक चीज, हाँ, उन सब का जवाब सब लिख लिए मैंने। सबसे पहले तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला के प्रवक्ता है नासिर लोन, वो अपने इस अमन की आशा के तमाशा को रोल बनाए, जेब में रखे और घर जाए। जो डेटा है वो आपको सपोर्ट नहीं करता। आप कहते हैं फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में शांति के लिए काम किया। पिछले 3 दशक में 70,830 आतंकवादी घटनाएं हुई, 70,000। आप कहते हो आपने कश्मीरियों के लिए काम किया। 35,000 तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए। क्या किया फारूक अब्दुल्ला ने? बैठकर आप हमें बता रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं एटम बम है उनके पास। अभिनंदन, जब हमारे जवान उधर थे, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं बीच में नहीं बोला। चित्रा जी, रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। बात हो जाए फिर आप बोलेगा, आपकी बारी आएगी, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। नासिर लोन जी, पाकिस्तान के ही बयान कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान के ही सांसद का बयान कोट कर रहा हूं। अयाज सादिक वहां के सांसद हैं, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जब हमारे अभिनंदन उधर थे तो वहां का जो सेना का जनरल था उसके पैर कांप रहे थे। वो भागता हुआ विदेश मंत्री के सामने आया और कहा उसने कि 9 बजे तक अगर हमने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत हमला कर देगा। सुनिए, आतंकवादी जो हमारी सेना में आएगा ऐसे ही घुस के मारेंगे और 2.5 फीट गाड़ देंगे। आपको जितना दर्द होता है होता रहे। और अब आ जाइए हमारे कामों पर। इस देश में पुणे के एक प्रफुल्ल शारदा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई। यूपीए के 10 साल में 9,320 घटनाएं हुई आतंकवाद की। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में 8.5 साल में 2,132। आप ऐसे बचा रहे थे कश्मीर को। कश्मीर, और एक और चीज उन्होंने कही कि दिल्ली के लोगों को कुछ पता नहीं चलता, बम एटम बम हमारे ऊपर ही गिरता है कश्मीर पे। दिल्ली और कश्मीर को अलग मत करिए, दिल्ली का मुकुट है कश्मीर। और एक और चीज, जब कबायली आए थे तो यही दिल्ली था जो कश्मीर को अपने साथ लेकर रखा और उन लोगों को भगाया। हमें मत बताइए, इस देश को बांटिए मत। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो क्लाइव और सिराजुद्दौला की लड़ाई हो जिसमें मीर जाफर ने धोखा दिया था, और चाहे आज का हिंदुस्तान हारा ही अपने मीर जाफरों की वजह से है। ये पाकिस्तान की भाषा पाकिस्तानियों को सूट करती है। हिंदुस्तान में बैठकर हमें मत डराइए, उस व्यक्ति को डरा रहे हैं जिसके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। उस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डरा रहे हैं आपके, उसके पास बम है। वो पाव किलो के बम से आप डरते होंगे, हिंदुस्तान नहीं डरता। हिंदुस्तान ने 2014 के बाद से जवाब देना सीख लिया है और जिस भाषा में वो समझेंगे उससे डबल भाषा में हम समझेंगे। आपको आतंकवादियों से डर है, आप डरिए, सरकार नहीं डरती और न सेना डरती। पहली बात तो ये, पाकिस्तान को करने वाली जो भाषा है ये क्या मुद्दों के दिवालियेपन को नहीं बताता है? नासिर लोन जी, ठीक है, सुनिए, पहली बात ये, जब यहाँ 90s में मिलिटेंसी हुई, ठीक है, इंसर्जेंसी हुई, कोई तैयार नहीं था यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए। यही फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो आए, लोगों के पास गए, ऐसा डर का माहौल था, इन्होंने यहाँ इलेक्शन करवाई, डेमोक्रेसी बाहर करवाई। ये बात करते हैं 30 साल की, 30 में से 16 साल तो डायरेक्ट दिल्ली ने राज किया है। आप पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं। क्यों हुआ पुलवामा अटैक? क्यों हुए हमारे पुलवामा के जो जवान शहीद? क्यों हुए पुलवामा के जवान शहीद? आप 10 साल से हुकूमत कर रहे थे, 2014 से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की थी, आपकी सरकार थी। क्यों हुए वो शहीद? इस सरकार को ये डर मत दिखाओ। बांटते आप हैं, बांटते आप हैं। हमने हिंदुस्तान डरता नहीं है किसी से। हमने हिंदुस्तान घर में घुसकर मारना जानते हैं। ये आपकी तरह एटम बम, किलो के एटम बम से हमें डराओगे? हिंदुस्तान का पार्ट नहीं मानते आप, सिर्फ राजनीति करते हैं जम्मू कश्मीर के नाम पे। कांग्रेस नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब आप बीच में मुंबई में आके मार के जाओगे तो जवाब नहीं देंगे, घर में घुस के मारेंगे वहीं पर। पुलवामा का अटैक क्यों हुआ? किसका जवाब सुने भाई? आप सुन नहीं रहे, सपोर्टर का जवाब आप जवाब दे नहीं रहे। 10 साल से आप बीजेपी डायरेक्ट बोलने नहीं दे रहे, ये तो बीच में टोक रहे हैं बार बार।
ये तो टोक रहे हैं बार बार। 2014 से यहाँ बीजेपी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक नेशनल करके कॉन्फ्रेंस, सलमानी समझ आ रही है आपके पास। हाँ बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिन्होंने सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है मिलिटेंसी का, और जो पाकिस्तान ने यहाँ बर्बादी की है उसका। तो हमें बीजेपी से ये प्रवचन नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। हमने वो सहा है। मेरी फैमिली से मेरे दो चाचाओं को मारा गया है पाकिस्तान ने, आपको पता है? नहीं पता है? क्यों? सुनिए मेरी बात, चुप करिए। हिंदुस्तान के झंडे को उठाने के लिए मेरे दो चाचाओं को मारा गया। आपकी फैमिली में से मरा है कोई? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, आराम से प्लीज, आराम से अपनी बात रखेंगे। इसी तिरंगे को उठाने के लिए मेरे दो चाचाओं को शहीद किया गया। आराम से। आपकी फैमिली में से मरा है कोई? आपकी फैमिली में से कोई लड़ता है यहाँ लड़ता है? नहीं लड़ता है। फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर बातें करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी ना। नासिर लोन जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने कार्यकर्ताओं की जान गई है तो फिर तो मौजूदा स्थिति को आपको बेहतर मानकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान को कोसना चाहिए। जब पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री की ओर से बयान आता है कि हमको राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे देश की राजनीति में दखल देकर और ये बताने वाला कि कौन हमारे देश के लिए बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। आप लोग उस पर बोलने नहीं जाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, आप लोग बोलेंगे उसके पास एटम बम है। ये गीदड़ भपकी है एक तरीके की। ये आप हिंदुस्तान के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया पाकिस्तान बड़ा खतरनाक है, उससे डर के रहो। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। जब आपको दो टूक पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला बयान देना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, उनकी जान गई है मिलिटेंसी की वजह से, आतंकवादी हमलों की वजह से, तो आप लोगों को अपनी जुबान बदलने की जरूरत है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि 370 के खात्मे के पास आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है कश्मीर के भीतर। संगीत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब इसी मुद्दे पर चुनाव होगा क्या, या मौजूदा अगर उनकी ओर से इस तरह का बयान दे दिया गया है तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर, अब पाकिस्तान भी तो आप लोगों को बड़ा सूट करता है ना। वो अगर कोई नेता लेकर आ गया तो उसको लंबे समय तक खींचते रहो ताकि उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए चुनावी ट्रैक पर। देखिए चित्रा जी, चीन, पाकिस्तान, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला सब मोदी को हटाना चाहते हैं। अब देश को तय करना है कि देश की जनता को तय करना है कि पाकिस्तान परस्त पार्टियों के साथ खड़े हो या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो। ये देश की जनता तय कर लेगी। दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बावजूद भी किंतु परंतु कर रहे थे। यही कारण है कि 1953 में जो है जवाहरलाल नेहरू, जो उनके बड़े पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, उनको जेल में डालना पड़ा। और जेल में ठूसा ही नहीं, 1971 के बाद जाकर के वो बाहर निकल करके आए। तीसरी बात, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला में एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों जब क्राइसिस होते हैं तो विदेश भाग जाया करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जिस समय घाटी के अंदर आतंकवाद था, वो जींस पहन करके लंदन घूम रहे थे, वो लंदन में भागे हुए थे। जो अभी बंधु कह रहे हैं कि वो तो जगमोहन के खिलाफ होने के कारण चले गए थे। अरे नहीं भाई, वो कायर आदमी है। वो जब क्राइसिस था कश्मीर के अंदर तक, जब आपको लड़ना चाहिए था आतंकवादियों के खिलाफ, सड़कों पर आकर के आना चाहिए था, 4.5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, तब आपकी एक जुबान नहीं निकली। आप उन पंडितों के लिए लड़े नहीं। कौन सा सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं? कौन से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिया गया? सारे विरोध में आकर के खड़े हो गए। अमरनाथ वहां पर टाउनशिप बसाने की बात की गई, सारे विरोध में खड़े आ गए। ये पाकिस्तान परस्ती अब नहीं चलेगी फारूक अब्दुल्ला। ये देश जान चुका है और आपकी राजनीतिक औकात अब इतनी बस रह गई है कि अब आप कश्मीर से भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। अहमद अयाज जी, कितनी बात है। अहमद अयाज जी, ऐसी स्थिति है क्योंकि ये देश का मैं खुद श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत करके आ रही हूँ। बारामूला भी गई थी, अनंतनाग भी गई थी। ये पाकिस्तान वाली बातें अब असर नहीं करती हैं सर कश्मीरी आवाम पर। अब वो तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहता है, वो 370 को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला साहब के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या जिसकी वजह से पाकिस्तान की एंट्री करानी पड़ी कि भाई मेरी चर्चा होती रहे? फारूक अब्दुल्ला के बयान को कभी भी इस डायरेक्शन में ही नहीं लिया जाना चाहिए कि अगर उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो उसको उसे वोट हासिल हो जाएंगे। बेशक अगर उसने उस जज्बे के तहत, उस मकसद के तहत किया भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला इतना
मतलब इतना बहुत बड़ा मैच्योर और सियासतदान है कि जो ऐसी पॉलिटिकल बातें करेगा। वो एक साफ शफाफ आदमी और इनोसेंट है बहुत सारे मामलात में। और अगर उसने बाई चांस ये बात की भी हो, लेकिन लोग भी ये नहीं ऐसे कि जो नहीं समझ पाएंगे। अब पाकिस्तान का वो नहीं चलेगा कि पाकिस्तान का नाम लेकर हम कोई वोट हासिल करेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और ये फारूक अब्दुल्ला साहब अगर उसने ऐसी बात करी है तो उसको जानना चाहिए। हालांकि जो मैं मानता हूं कि उसने उस जज्बे के तहत, उस मकसद के तहत ना पी किया हो। और इसके ऊपर अब बीजेपी की सियासत करना वो भी ठीक नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बताया तो इसलिए उसको वोट मिल जाए या वोट के लिए किया, ये ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता ये सही बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कश्मीर के बाउंड्रीज, जो कश्मीर के बॉर्डर्स पर मसले पैदा हो जाते हैं और कश्मीर, उसका कश्मीरी लोग उसके शिकार बन जाते हैं। दैट इज ट्रू। अगर वो बात सही है तो उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि उससे वो कोई वोट हासिल कर सकता है तो मुझे जो आतंकी हाफिज सईद है ना, उसकी ओर से बोली जाती है कि हमारे पास एटम बम है, हम ये तबाही कर देंगे, वो तबाही कर देंगे। सर, उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं भीतर ही भीतर, और जिस पीओके को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं उसके हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोग ये खुद तय करेंगे, वो देखेंगे कि वहां पर और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। लेकिन अब जल्दी से 2 लाइन में शिवम त्यागी जी, लेकिन ये पाकिस्तान वाला बयान बड़ा सूट कर जाता है बीजेपी को, मतलब तब तक उठाते रहना है जब तक वोट नहीं पड़ जाए। शिवम त्यागी जी। चित्रा जी, एक चीज मेरे पास एक शेर है फारूक अब्दुल्ला के लिए कि न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पाकिस्तान जा नहीं पाए, हिंदुस्तान के हो नहीं पाए, इनके लिए आने वाले समय में एग्जिस्टेंस की मिट्टी की लड़ाई भारी हो जाएगी। और आपने जो कहा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हमें सूट नहीं करता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर जब भी कोई हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में बैठकर ज्ञान देगा, इजाजत देता है। आगे अब किन मुद्दों पर चुनाव होगा, जनता किन मुद्दों पर देने के लिए जाएगी वोट, इस पर रहेगी हमारी नजर।